अपने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो हमें यही सिखाया है। हमने हमारे ख़ानदान में मुझे यही सिखाया गया है कि भाई बेटा पैसा ज़रूर कमाओ, लेकिन इस तरीके से रहो कि तुम्हारी वजह से दूसरे को फ़ायदा हो। वो कहावत और भी एक होती है ना कि जो पैसा होता है वो छनकता है, और जो रुपए होता है वो दिखता नहीं है। तो दुबई से आए, सऊदी से आए, कमा के थोड़ा सा दिखना चाहिए। दुबई वाले कैसे दिखते हैं? दिखना तो नहीं चाहिए, वो ऐसे निकला कि चलो जाते हैं तो ऊपर से नीचे तक सब हमको समझने लग लगता है कोई जोकर आया है। बोली वगैरह तो खैर उसी तरीके से है ही। अभी फुलवारी वाला लैंग्वेज नहीं आता है? फुलवारी की लैंग्वेज तो सबसे अच्छी भी है। फुलवारी क्या, बिहार आवेगा, जाएगा, खागा, पिएगा, ये सब सब आती है, अब बोलते भी हैं। वही वाला लैंग्वेज में बात कीजिए ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों लोग आपको इस पद के लिए चुने, उपसभापति के लिए? और भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, इस फील्ड में हैं, जो कि अलग अलग प्रोफेशन से भी आते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई लीडर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई ज़मीन का कारोबार करते हैं, उनके पास पैसा भी है, पावर भी है। तो वैसे लोग, और सोशल वर्किंग भी करते हैं, लगातार सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं, और आप नए हैं, फेस नया है, लोग आपको कम जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं, तो आपको लोग क्यों चुने, उनको क्यों ना चुने? कि ये सिलेक्शन मेरे लिए है, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं। यहीं पर सबसे बड़ी जो मेरा विजन है और जो लोगों का है, सबका विजन सबका है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक सिलेक्शन पे और अपने विजन और अपने कमिटमेंट पे बात कर रहा हूँ। जिसमें सही बात आपने जैसा कहा, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं, मैं कैसे अलग हूँ? तो हम अपने लोगों का सवाल रहेगा ना कि आप में ऐसा क्या अलग है कि हम आपको चुने। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, आप यूथ को दीजिए, आप एजुकेटेड पर्सन को दीजिए, आप उनको दीजिए जो फ्रेश चेहरा हो, कोई भी हो, कोई भी फ्रेश हो, ये नहीं मुझे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे। काम को देखिए, जैसे सूरज निकलता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे काम को देखिए, मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, मेरा विजन को देखिए। बाकी जो है, फुलवारी शरीफ में बहुत सारे जितने भी लगभग कैंडिडेट हैं, लगभग यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मतलब 50 अबव हैं। तो आप में ऐसी क्या मतलब खासियत है, खासकर जो आपने यंग की बात की, जवान होने की, जवान को दिया जाए, शिक्षित को दिया जाए, तो मतलब कैसे आप इसको ये करते हैं डिनाई? तो वही मैं कह रहा था कि देखिए, यंग से मतलब मेरा ये है कि जिनके पास विजन हो। आपने खुद ही कहा ना कि 50 से अबव हैं, मैं 50 क्रॉस भी नहीं किया हूँ अभी, मैं 47 पे चल रहा हूँ। 47 50 मारने वाले? 3 साल बाकी है। 3 साल बाकी है? 3 साल बाकी है। 3 साल में सब कुछ विजन, 3 साल का बनता ही है। 5 साल, हर 5-5 साल लेके आदमी चलता है। गवर्नमेंट भी 5 साल के लिए बनती है ना। तो फिर 3 साल मेरे लिए बहुत है। एक चीज़, एक माइंड मत करेंगे, ऊपर से आप भले देखने में ओल्ड एज लगते हो, मगर यहाँ से नीचे तक आप जवान हैं। लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव सर, इंग्लिश में कहा होता है ना। हर जगह आप मुझे देखिएगा, हमने आपको देखा है 2-3 बार, खूब बहुत पैदल मार्च करते हैं, लोगों से जाके मिलते रहते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कब आए हैं आप यहाँ फुलवारी में? कब ये कदम रखा? फुलवारी में हम आए हैं 2020 में, एंड ऑफ 20 में। हाँ, 2020। 2 साल हो गए? 2 साल हो गया जी। तो ये जो चुनाव का जो भूत सवार हुआ आपके सर पे कि चुनाव लड़ना है फुलवारी के उपसभापति के लिए, ये मतलब कहाँ से और क्यों? यहाँ मैं आपको काटूंगा। चुनाव नहीं कहिए, मेरे लिए चुनाव नहीं है, मेरे लिए सिलेक्शन है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। हर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्या है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोसाइटी का बंदा हूँ। पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। पॉलिटिक्स करने दीजिए ना, एमएलए हैं, एमपी हैं। हर आदमी पॉलिटिक्स ही करने लगेगा तो कहाँ से होगा, दुनिया नहीं चलेगी। ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ये मेरे लिए सिलेक्शन है। आपने अभी सवाल किया कि हाँ विकास है। विकास मेरे दोस्त का नाम है जो जर्मनी में रहता है। विकास जर्मनी में? जी। विकास कौन है? विकास की बात हो रही है। कौन सा विकास? फुलवारी शरीफ के प्रोग्रेस की बात हो रही है। प्रोग्रेस कहिए ना। विकास का मतलब तो मैं समझ रहा हूँ, अच्छा वो लड़का है, मेरा दोस्त है यार, जर्मनी में रहता है। विकास का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट। वैसे भारत के लोग अभी भी विकास को खोज रहे हैं, अब खोजते ही रहेंगे। तो इसको आपको दिखा कि नहीं, भारत में विकास दिखा कि नहीं? नहीं दिखा है, ऐसी बात नहीं दिखा है। अब आप यहीं से चले, मोदी जी के काम से संतुष्ट है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, उनके जवाब उनसे, उनका सवाल उनका जवाब उनके पब्लिक करेंगे। अच्छा, चलिए लोकल पे बात करते हैं। तो ये बताइए कि फुलवारी शरीफ में अभी तक जितने भी काम हुए, लगभग 25 साल से यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, काम हुए, ये जो सड़कें बनी, नली बनी, गली बनी, ये तो काम है ना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, नल जल योजनाओं का लाभ मिला, तो ये सारे काम नगर परिषद के तहत आता है, और नगर परिषद ने ही जब इसको फंड लाया, ये किया, तभी तो आगे बढ़ा और लोगों को ये काम, उसका लाभ मिला। नहीं, ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल बिल्कुल गलत है। नगर परिषद ने काम ही नहीं किया। अगर वो काम करते तो आज उनको किसी को भी दौड़ना थोड़ी पड़ता। ये प्राइम ऑनरेबल, ये जो काम जितने हुए, ये आम लोगों ने खुद से लिया है। चीफ मिनिस्टर ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया हुआ है, उन्होंने किया है, उन्होंने करवाया। अगर ये करते तो आज इनकी हालत नहीं होती। ये तो आप फुलवारी शरीफ की खाली बात कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ में क्या काम हुआ है आप हमको बताइए एक जगह भी। फुलवारी शरीफ के आप बहुत सारे जो
बहुत ही रूरल एरिया हुआ करता था, पिछड़ा हुआ एरिया हुआ करता था। आज से 10 साल पहले गली में स्ट्रीट लाइट नहीं था, आज के डेट में हर गली में स्ट्रीट लाइट है। नल जल का योजना का जो लाभ मिलना चाहिए लगभग घर में है। लाइट है, लाइट की व्यवस्था पहले जो बदतर स्थिति रहती थी अब लाइट की स्थिति अच्छी रहती है। नली गली जो आप साफ सफाई देखते होंगे कुछ कुछ जगहों पे अभी भी है, कुछ कुछ जगहों पे। तो आप इसको तो विकास मानेंगे, इसको ये भी तो विकास है। विकास हुआ कैसे नहीं? फुलवारी शरीफ में का विकास चेयरमैन ने नहीं किया है या उनकी टीम ने नहीं किया हुआ। फिर मैं कहता हूँ विकास जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का विजन है, उन्होंने किया है, उन्होंने टीम से करवाया हुआ है। देखिए गवर्नमेंट जितना जिम्मेदार है ना, पब्लिक भी उतना जिम्मेदार है। पब्लिक से मेरा मतलब क्या, देखिए यहाँ पर हर घर में आप देखिएगा ना तो पानी जो है बाहर गिराएंगे, पानी छत से रोड पे गिराएंगे, तो वार्ड कमिश्नर ये नगर परिषद की जिम्मेवारी। मैं आप पे अगर उंगली उठा रहा हूँ ना तो उससे पहले तीन उंगली मेरे तरफ आ रही है, एक उंगली आ रही है, तो हम अपने आप को भी ठीक कर दें और फिर दूसरे को भी ठीक कर। तो आपका जो सवाल था पहले कि आपको पब्लिक क्यों चुनेगी, तो पब्लिक मुझे इसलिए सेलेक्ट करेगी कि मैं पहले अपने आप को ठीक किया है मैंने। अब मैं पब्लिक से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठिए, आप अपना विजन बताइए, मेरा ये विजन है, आप मेरा साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए। यहाँ पर आई मैन बहुत चलता है, मैं की स्लोगन में नहीं गाता, मैं वी की स्लोगन गाता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जानते हैं कि वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, वार्ड काउंसलर कौन है? अरे प्रॉक्सी देख लिया मैंने कि भाई पता चलता है वार्ड काउंसलर तो किसी के मदर इन लॉ है और वार्ड काउंसलर जो है उनके हस्बैंड या उनका बेटा आगे बढ़ के ये कर रहे हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं तो शॉक में रह गया यार, हमने वोट दिया हुआ किसी को। अब आप ही के घर में आपका चेकबुक है, ठीक है, आपका बेटा चेक साइन करके चला जाएगा, जाके बैंक से पैसा निकाल लेगा। आपको ऑब्जेक्शन है इस चीज़? बिल्कुल है, हमने आपको चुना है, आप ना फ्रंट में आएंगे। अब कुछ लोग कह देंगे कि काम आपसे हो रहा है, मतलब काम कहाँ होता है, इसी वजह से तो काम नहीं होता है। समाज सेवी का एक अलग चेहरा होता है, तो उस समाज सेवी के चेहरे को देखते हुए जो समाज में एक अलग मकाम रखता है, एक अलग पकड़ रखता है, तो समाज के लोग चाहते हैं कि वैसे लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें। मगर उनके पास अगर रिजर्व कोटा की वजह से उनके पास प्रतिनिधि की मार हो जाती है, प्रतिनिधि की कमी हो जाती है, तो भाई मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने जगह पे दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं ताकि फेस हम रहे और काम उनका रहे। आपसे सवाल करता हूँ मैं, ठीक है, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, नीतीश जी बैठ जाए हम काम करें, पॉसिबल है? नहीं है ना। वो हम वहाँ बात वो नहीं होता, यहाँ बात हो जाता है सीट की, आरक्षित और अनारक्षित। बहुत सारे जगहों पे महिला सीट है, बहुत सारे जगह पे मतलब दलित महादलित का ये आ जाता है, हरिजन कोटा है, तो वहाँ पे कैंडिडेट को वो लोग खड़ा करते हैं। हाँ, तो उसमें दिक्कत का तो कैंडिडेट को काम करने दीजिए ना, वो तो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं करने देते हैं। इसमें कहीं पर लिखा, हम अगर मान लेते मैं हरिजन हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हो सकता है कि उनको लगता हो कि इनको तरीका नहीं है काम करने का, इसलिए नहीं करने देते। गलत बात, यानी कि फिर आप पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं, पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम खड़ा नाम आपका, मगर पब्लिक तो वोट उन्हीं को देती है ना। नहीं पब्लिक नहीं अभी वोट सिलेक्शन तो अब हुआ ना, वोटिंग तभी हुआ है, 25 साल से तो नहीं हो रहा था। इसी का तो इसका फायदा अच्छा, मान के चलिए आपने जो कहा मैं उस चीज़ को मानता हूँ और ये चीज़ होना भी चाहिए। मगर अगर अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, फुलवारी शरीफ अगर खासकर वाइस चेयरमैन के जो सीट है वो अगर आरक्षित हो जाता है, मान के चलिए कि दलित और महादलितों के कोटे में चला जाता है, हरिजन कोटा में चला जाता है, तो आप तो टाइटा फेस हो जाएंगे। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंप भी लगवा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं और बहुत सारी जो लोगों की कमियां हैं उसको भी सुन रहे हैं और एक ये कर रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ की जनता या फिर भारत की जनता बोल ले, आपको नहीं लगता है कि जैसे आजकल नेता लोग तेज हो गए हैं, इलेक्शन आता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करना शुरू हो जाते हैं, लुभावने वादे, और जो अपने और जो अट्रैक्ट करवाते हैं, वोट लिया, चुनाव जीता, पब्लिक गए भाड़ में। तो आजकल की जनता भी आपको नहीं लगता है कि वैसे ही होगी कि आपसे अपना काम निकलवा लें, दवा ले ले, मेडिकल कैंप का मज़ा ले लें, मेडिकल कैंप का आपको जितना भी लाभ आप दिलवा रहे हैं वो ले ले, अब वोटवा किसी और को डाल दें। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है मेरे लिए। और नेता जो कहते हैं, आप जिसको पॉलिटिशियन कहते हैं, वादा करते हैं ना, मैं वादा नहीं करके, वादा किया जाता है वादा खिलाफी करने के लिए, कमिटमेंट कीजिए। और सवाल ये भी उठता है कि अभी इलेक्शन का 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो अभी ही क्यों आप मेडिकल कैंप या फिर कोई भी? मैं तो 2 साल से लगा रहा हूँ कैंप, शायद आपने देखा, ये तो मैंने कहा कि लोग मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम जानते हैं। मेरा कैंप आज से नहीं, जब से मैं आया हूँ लगा रहा हूँ और पहले भी लगाता था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आईटी वगैरह की तैयारी, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह की तैयारी करना, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। प्राइवेट इस कोचिंग या फिर प्राइवेट संस्थानों में मारसी हो रही है, देखते होंगे, फीस को लेकर मोटी रकम वसूली जाती है। फुलवारी शरीफ में आप चाहते हैं कि कोई सरकारी संस्था हो जो जिसमें प्राइवेट जैसी व्यवस्था और जो भी फैसिलिटीज़ प्राइवेट जैसी मिले और यहाँ के भी बच्चे पढ़ें, ऐसा कुछ चल रहा है? आप रूड मत मानिएगा, आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 20 साल से बाहर नहीं रहा हूँ, आप 20 साल से बाहर रहे हैं
बुरा नहीं मानिएगा सर। अब मैं यहाँ पे मैं कह दिया, हम यहाँ पे एजुकेशन का हब बनाएंगे। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एजुकेशन का हब बनाएंगे, यहाँ पे हम हॉस्पिटल का हब बनाएंगे। अब ये कैसे होगा, इसका सारा ढांचा मैंने लिख के पूरा कमिटमेंट करके, मेरा पेपर अभी जो कमिटमेंट लेटर जिसको आप लोग कहते हैं कि वो घोषणा पत्र, मेरे लिए घोषणा पत्र नहीं है, कमिटमेंट लेटर मेरा बाहर आएगा। उस पर ये लिखा हुआ है कि ये काम हम 100% पूरा करेंगे, 90% भी नहीं, 100% पूरा करेंगे विथ साइन और सिग्नेचर। अगर नहीं कर पाए तो हम यहाँ से अपने आप को वापस लेंगे, चेयरमैनशिप से वापस चले जाएंगे। इंटरव्यू में कहा भी है शायद किसी चैनल ने कि आप फुलवारीशरीफ के युवाओं को नौकरी भी देंगे। जी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के हद में या फिर उनके अंडर में नौकरी देने और लेने की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, रोजगार पैदा करें। रोजगार तक तो ठीक है कि रोजगार के अवसर पैदा करवा सकते हैं, मगर ये नौकरी देने की बात, चुनाव को आप रहने दीजिए साइड में, वो कौन जीत रहा है, मैं जीता, मैं हार गया, इससे कोई मतलब नहीं है। बैठेंगे आप, फुलवारी मुझे सिर्फ 2 साल दे दीजिए, 2 साल में फुलवारी ये जो है मैं लिख के देता हूँ, उसको नहीं अगर चेंज कर पाया तो फिर आप बताइएगा। बहुत ही खास सवाल। उपसभापति के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एज फुलवारी के सिटीजन, आप अपने आप को छोड़कर, फुलवारीशरीफ के उपसभापति के कैंडिडेट है, चेयरमैन के कैंडिडेट है, चेयरमैन में आपको सबसे बेहतरीन चेहरा कौन नजर आता है फुलवारी को जो आगे की ओर ले जा सके? और अगर फुलवारीशरीफ में आपके अलावा अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिले कि आप अपने अलावा किसी दूसरे को, तो किसे चुनेंगे? फुलवारीशरीफ नगर परिषद के जो उपसभापति के काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, जो कि काफ़ी यंग और टैलेंटेड हैं और जिनका अलग अलग प्रोफेशन है और अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग भी करते हैं। हमारे साथ में अभी ऐसे ही शख्स जुड़े हुए हैं, जनाब ताबिश हसनैन साहब, जो कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद के उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। अब भाई साहब बाहर विदेश में नौकरी करते थे, गल्फ़ में, पूरी ज़िंदगी गल्फ़ में रहे, नौकरी की, अपना बिजनेस भी किया और वहाँ से अब पैकअप करने के बाद अब वो फुलवारीशरीफ में है। इनका ऐसा मानना है कि फुलवारीशरीफ के जब हालात देखा तो शायद ये फुलवारीशरीफ के लोगों के लिए, फुलवारी के विकास के लिए ये खुद मैदान में उतरे हैं। वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट है। अब क्या मकसद है और किस मिशन को लेकर फुलवारीशरीफ में उतरे हैं, हम इनसे खुद बात करेंगे। सर, ताबिश हसनैन नाम है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल कि फुलवारीशरीफ के लोग अपने उम्मीदवार, जितने भी फुलवारीशरीफ में अभी तक उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबके बारे में जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आप क्या थे, क्या है और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ताबिश हसनैन हुआ, मेरी पैदाइश पटना की ही है। मेरा ननिहाल जो है वो सब्ज़ी बाग है और ददियाल मेरा ईसापुर है। और हमने पढ़ाई जो की है वो राउरकेला से की है। मेरे पापा वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी राउरकेला में गुजारी है। साल में एक बार छुट्टी होती थी, पापा के साथ हम लोग आके ईसापुर में रहते थे, ददियाल में 1-1.5 महीना गुजारते थे। 12th भी मैंने ईसापुर वहीं से किया, राउरकेला से किया। उसके बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। फिर हम चले गए बाहर, 2002 की बात है, दुबई गए। फिर वहाँ से मैंने अपने हायर स्टडीज़ की लंदन से। तो मेरा दिमाग जो था वो दुबई में रहता था, लेकिन मेरा दिल जो हमेशा फुलवारी और सब्ज़ी बाग में रहता था। अब आप ये कहेंगे कि दिल से क्या मतलब है, तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि आखिर करना क्या है ज़िंदगी में। कमाता तो हर कोई लगा, कमाए भी हमने पैसे, बहुत कुछ किया, तो चलती रहती ज़िंदगी अपनी, चलती रही रहती थी। साल में हम एक बार आते थे यहाँ पे 2 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए, अपना देखा, लोगों से बातचीत की, बचपना था, अपना खेल कूद करते थे, चले जाते थे वापस। तो फिर अपना बिज़नेस भी चल रहा था वहाँ पे। तो 2000 क्या बिजनेस किया था? मेरा वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स का और मैनेजमेंट कंपनी थी वहाँ पे। तो क्या मतलब अब क्यों आखिरकार फुलवारीशरीफ आना पड़ा और अपने काम को, इतनी अच्छी नौकरी और इतने अच्छे बिजनेस को बंद करके यहाँ क्यों? नहीं, मैंने बिज़नेस बंद नहीं किया है, नौकरी छोड़ी नहीं है, मेरा काम अभी भी चल रहा है वहाँ पे। काम चल रहा है? जी हाँ, मेरा काम चल रहा है, लोग वहाँ हैं जो उसको देखते रहते हैं। मैं घर का सबसे पैसा वैसा तो खूब कमाए हो? मेहनत की है, पैसा तो कमाया, नो डाउट। पैसा जो कमाया, तो क्या उस पैसे से आगे का क्या करना है? क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एक होना चाहिए, क्योंकि दुबई और सऊदी में रहने वाले लोग के यहाँ जब अभी पुराने जो होते हैं वहाँ काम करने वाले, उनके घरों की जो एक अलग लुक होता है और जो वहाँ का एक जो रिहाइश अलग होता है। मगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ लोग रह रहे हैं और आपकी जो जितने भी चीज़ है बहुत ही सिंपल, एक आम
वो एक कहावत सुनी होगी आपने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो हमें यही सिखा है, हमने हमारे ख़ानदान में हमें मुझे यही सिखाया गया है कि भाई बेटा पैसा ज़रूर कमाओ, लेकिन इस तरीके से रहो कि तुम्हारी वजह से दूसरे को फ़ायदा हो। वो कहावत और भी एक होती है ना कि जो पैसा होता है वो छनकता है, जो रुपए होता है वो दिखता नहीं है। बाकी आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली बात है। हम अपने यहाँ रैडो पहन के निकल जाएं और उसके मुँह ब्लैंक पेन रख लें और अरमानी का सूट्स पहन लें, जो हमने किया भी था आने के बाद, लेकिन पहन के मैं निकल गया। हाँ, निकल गया था कि चलिए जाते हैं। तो कि दुबई से आए, सऊदी से आए, कमा के थोड़ा सा दिखना चाहिए। दुबई वाले कैसे दिखते हैं? दिखना तो नहीं चाहिए, वो ऐसे निकला कि चलो जाते हैं, तो ऊपर से नीचे तक सब हमको समझने लगता है कोई जोकर आया है। और कुछ ने कह भी दिया यार ये लड़का क्या है। तो और अपने घर वाले जो होते हैं अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, तो फिर पापा ने समझाया कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। और मेरा जैसा लड़का जो 24 घंटा एसी में रहा, जब वहाँ से छोड़ के मैं आया, यहाँ जब आया तो मैं 6 महीना तक घर में बंद था। अपने बॉडी को मैंने बनाया कि यहाँ के रफ़ एंड टफ कंडीशंस में कैसे रहना है, क्योंकि ज़िंदगी तो यहीं गुजारनी है। अपने मातृ वतन अपना यही है, यहीं आना है। हम लोग तो वहाँ काम करते हैं, हाथ पैर आपका चलता है तो सबको सलाम करते हैं, उसके बाद जो है अपने वापस आइए। तो अपने बॉडी को बनाया, अपने पूरे फिज़िकल ये की। तो उसके बाद 6 महीना लगा मुझे बॉडी को ये कराने में, यहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के क्लाइमेट में ढालने के लिए लगा। और बोली वगैरह तो खैर उसी तरीके से है ही। अभी फुलवारी वाला लैंग्वेज नहीं आता है? फुलवारी की लैंग्वेज तो सबसे अच्छी भी है। फुलवारी क्या, बिहार आवेगा, जाएगा, खागा, पिएगा, ये सब आती है, अब बोलते भी हैं। वही वाला लैंग्वेज में बात कीजिए ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें भी बात कर लेंगे आप, क्योंकि आपको फुलवारी के प्रतिनिधित्व का मौका मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर आपको ये मिले तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और तो यहाँ के इन्वायरमेंट की बात की तो इन्वायरमेंट में आपको ढलना पड़ेगा। और फुलवारी में जो लोकल लैंग्वेज है बहुत ही अलग टाइप का है, जो कि मतलब आपको पटना सिटी और फुलवारी शरीफ, पटना के जो भी लोग हैं इस टाइप के लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए कि क्यों लोग आपको इस पद के लिए चुने, उपसभापति के लिए? और भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, इस फील्ड में हैं, जो कि अलग अलग प्रोफेशन से भी आते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई लीडर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई ज़मीन का कारोबार करते हैं। तो उनके पास पैसा भी है, पावर भी है। तो वैसे लोग, और सोशल वर्किंग भी करते हैं, लगातार सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं। और आप नए हैं, फेस नया है, लोग आपको कम जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं। तो आपको लोग क्यों चुने, उनको क्यों ना चुने? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो है, मैं आपके साथ थोड़ा सा अलग होगा कि ये अब जो कहते हैं कि ये सिलेक्शन मेरे लिए है, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं। यहीं पर सबसे बड़ी जो मेरा विज़न है और जो लोगों का है, सबका विज़न सबका है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक सिलेक्शन पे और अपने विज़न और अपने कमिटमेंट पे बात कर रहा हूँ। जिसमें सही बात आपने जैसा कहा, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं, मैं कैसे अलग हूँ? तो हम लोगों का सवाल रहेगा ना कि आप में ऐसा क्या अलग है कि हम आपको चुने। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, आप यूथ को दीजिए, आप एजुकेटेड पर्सन को दीजिए, आप उनको दीजिए जो फ्रेश चेहरा हो, कोई भी फ्रेश हो। ये नहीं मुझे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे। काम को देखिए, जैसे सूरज निकलता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे काम को देखिए, मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, मेरा विजन को देखिए। बाकी जो है, फुलवारी शरीफ में बहुत सारे जितने भी लगभग कैंडिडेट हैं, लगभग यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मतलब 50 अबव हैं। तो आप में ऐसी क्या मतलब खासियत है, खासकर जो आपने यंग की बात की, जवान होने की, जवान को दिया जाए, शिक्षित को दिया जाए, तो मतलब कैसे आप इसको ये करते हैं डिनाई? तो वही मैं कह रहा था कि देखिए, यंग से मतलब मेरा ये है कि जिनके पास विजन हो। आपने खुद ही कहा ना कि 50 से अबव हैं, मैं 50 क्रॉस भी नहीं किया हूँ अभी, मैं 47 पे चल रहा हूँ। 47 50 मारने वाले? 3 साल बाकी है। 3 साल बाकी है। 3 साल में सब कुछ विजन 3 साल का बनता ही है। 5 साल, हर 5-5 साल लेके आदमी चलता है। गवर्नमेंट भी 5 साल के लिए बनती है ना। तो फिर 3 साल मेरे लिए बहुत है। एक चीज़, एक माइंड मत करेंगे, ऊपर से आप भले देखने में ओल्ड एज लगते हो, मगर यहाँ से नीचे तक आप जवान हैं। लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव सर, इंग्लिश में कहावत है ना। जो है, मैं पैदल चलता हूँ यहाँ से, जो है वो क्या बोलते हैं, अब तो अनीसाबाद, और फिर मेरा ससुराल हुआ, वहाँ पैदल जाता हूँ। पैदल चलता हूँ मैं हर जगह। आप मुझे देखिएगा, हमने आपको देखा है 2-3 बार खूब पैदल मार्च करते हैं, लोगों से जाके मिलते रहते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कब आए हैं आप यहाँ फुलवारी में? कब ये कदम रखा? फुलवारी में हम आए हैं 2020 में, एंड ऑफ 20 में। 2020 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। चलिए, तो ये जो चुनाव का जो भूत सवार हुआ आपके सर पे कि चुनाव लड़ना है फुलवारी के उपसभापति के लिए, ये मतलब कहाँ से और क्यों? यहाँ मैं आपको काटूंगा। चुनाव नहीं कहिए, मेरे लिए चुनाव नहीं है, मेरे लिए सिलेक्शन है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। हर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्या है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोसाइटी का बंदा हूँ। पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। पॉलिटिक्स करने दीजिए ना, MLA हैं, MP हैं। हर आदमी पॉलिटिक्स ही करने लगेगा तो कहाँ से होगा, दुनिया नहीं चलेगी।
ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ये मेरे लिए सिलेक्शन है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, तभी आप आदमी बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ का आप माहौल देखिए, आपने अभी सवाल किया कि हाँ विकास है। विकास मेरे दोस्त का नाम है जो जर्मनी में रहता है। विकास जर्मनी में? जी, विकास कौन है? विकास की बात हो रही है, कौन सा विकास? फुलवारी शरीफ के प्रोग्रेस की बात हो रही है। प्रोग्रेस कहिए ना, विकास का मतलब तो मैं समझ रहा हूँ, अच्छा वो लड़का है, मेरा दोस्त है यार, जर्मनी में रहता है। विकास का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट। वैसे भारत के लोग अभी भी विकास को खोज रहे हैं। अब खोजते ही रहेंगे। तो इसको आपको दिखा है कि नहीं, भारत में विकास दिखा कि नहीं? नहीं दिखा है, ऐसी बात नहीं दिखा है। अब आप यहीं से चले मोदी जी के काम से संतुष्ट है? देखिए मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। आप एज ए नागरिक तो बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, उनकी जवाब उनसे, उनका सवाल उनका जवाब उनसे पब्लिक करेंगे। अच्छा चलिए लोकल पे बात करते हैं। तो ये बताइए कि फुलवारी शरीफ में अभी तक जितने भी काम हुए, लगभग 25 साल से यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, काम हुए, ये जो सड़कें बनी, नली बनी, गली बनी, ये तो काम है ना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, नल जल योजनाओं का लाभ मिला, तो ये सारे काम नगर परिषद के तहत आता है और नगर परिषद ने ही जब इसको फंड लाया, ये किया, तभी तो आगे बढ़ा और लोगों को ये काम उसका लाभ मिला। नहीं, ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल बिल्कुल गलत है। नगर परिषद ने काम ही नहीं किया। अगर वो काम करते तो आज उनको किसी को भी दौड़ना थोड़ी पड़ता। ये प्राइम ऑनरेबल, ये जो काम जितने हुए ये आम लोगों ने खुद से लिया है, ये खुद लोगों ने, चीफ मिनिस्टर ने किया है, क्या नीतीश कुमार जी ने किया हुआ है, उन्होंने किया है, उन्होंने करवाया। अगर ये करते तो आज इनकी हालत नहीं होती। ये तो आप फुलवारी शरीफ की खाली बात कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ में क्या काम हुआ है आप हमको बताइए एक जगह भी। फुलवारी शरीफ के आप बहुत सारे जो बहुत ही रूरल एरिया हुआ करता था, पिछड़ा हुआ एरिया हुआ करता था, आज से 10 साल पहले गली में स्ट्रीट लाइट नहीं था। आज के डेट में हर गली में स्ट्रीट लाइट है। नल जल का योजना का जो लाभ मिलना चाहिए लगभग घर में है। लाइट है, लाइट की व्यवस्था पहले जो बदतर स्थिति रहती थी, अब लाइट की स्थिति अच्छी रहती है। नली गली जो आप साफ सफाई देखते होंगे, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी है, कुछ कुछ जगहों पे। तो आप इसको तो विकास मानेंगे, इसको, ये भी तो विकास है। विकास हुआ कैसे नहीं? फुलवारी शरीफ में का विकास चेयरमैन ने नहीं किया है या उनकी टीम ने नहीं किया हुआ। फिर मैं कहता हूँ विकास जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का विजन है, उन्होंने किया है, उन्होंने टीम से करवाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से अभी भी देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इसमें परसेंटेज की हम बात करेंगे। आपने कहा यहाँ पर 28 वार्ड्स हैं, 28 वार्ड्स में मैं सारे वार्ड्स पे घुमा हूँ। तो अगर 30%, 50, 70% वार्ड्स में काम नहीं हुआ, 30% में आपने काम कर लिया, वहीं पर काम किया जहाँ पर आप रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। ये फुलवारी शरीफ का हरू नगर है ना, ये अभी आप आ रहे हैं, ये सबसे पॉश इलाका है। आप मानते हैं इस बात को? सारे यहाँ जो है ज़्यादातर लड़के लोग या जो सब बाहर रहते हैं। अभी आप सड़क से आ रहे थे तो आपको क्या लगा? आपने देखी है सड़क? कुछ जगह टूटा फूटा, कुछ कुछ जगह क्यों टूटा फूटा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था आगे में, इसीलिए। जी नहीं, वजह ये नहीं। इसमें देखिए गवर्नमेंट जितना जिम्मेदार है ना, पब्लिक भी उतना जिम्मेदार है। पब्लिक से मेरा मतलब क्या, देखिए यहाँ पर हर घर में आप देखिएगा ना, तो पानी जो है बाहर गिराएंगे, पानी छत से रोड पे गिराएंगे, तो वार्ड कमिटी, ये नगर परिषद की जिम्मेवारी है। नहीं, तो वही उसी पर हम आ रहे हैं। तो वो लोग देखिए कोशिश करते हैं। अगर आप जाके यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं या जो यहाँ के चेयरमैन हैं, अगर जाके लोगों से मीटिंग करते कि भाई आप पानी मत गिराइए यहाँ पे, इससे ये प्रॉब्लम होती है, तो मानेंगे नहीं। अरे यार छोड़ो, ये जो कैजुअल लुक होता है ना कि छोड़ दो यार, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो मिलेगा ना, हम करेंगे नहीं करेंगे। यही लोग जितने हैं कि पब्लिक ही यहाँ से बाहर चली जाती है, ये मेट्रोज़ में चली जाए, देखिए सब ठीक हो जाता है। तो हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को भी और ब्लेम करते हैं अपने आप को भी। मैं आप पे अगर उंगली उठा रहा हूँ ना, तो उससे पहले तीन उंगली मेरे तरफ आ रही है, एक उंगली आ रही है, तो हम अपने आप को भी ठीक कर दें और फिर दूसरे को भी ठीक कर। तो आपका जो सवाल था पहले कि आपको पब्लिक क्यों चुनेगी, तो पब्लिक मुझे इसलिए सेलेक्ट करेगी कि मैं पहले अपने आप को ठीक किया मैंने। अब मैं पब्लिक से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठिए, आप अपना विजन बताइए, मेरा ये विजन है, आप मेरा साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए। यहाँ पर आई मैन बहुत चलता है। मैं की स्लोगन में नहीं गाता, मैं वी की स्लोगन गाता हूँ। एक उंगली जो होती है, फिंगर जो होता है, अपने बैक को खुजाने के लिए होती है, बिहार स्टाइल में बोल। लेकिन ये पांचों उंगली आप मिला लेंगे ना तो एक टीम बनती है। यहाँ टीम वर्क नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पे जानते हैं कि वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, वार्ड काउंसलर कौन है? अरे प्रॉक्सी देख लिया मैंने कि भाई पता चलता है वार्ड काउंसलर तो किसी के मदर इन लॉ है और वार्ड काउंसलर जो है उनके हस्बैंड या उनका बेटा आगे बढ़ के ये कर रहे हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं तो शॉक में रह गया यार, हमने वोट दिया हुआ किसी को। अब आप ही के घर में आपका चेकबुक है, ठीक, आपका बेटा चेक साइन करके चला जाएगा, जाके बैंक से पैसा निकाल लेगा, पॉसिबल है? आपको ऑब्जेक्शन है इस चीज़? बिल्कुल है। हमने आपको चुना है, आप ना फ्रंट में आएंगे। अब कुछ लोग कह देंगे कि काम आपसे हो रहा है, मतलब काम कहाँ होता है, इसी वजह से तो काम नहीं होता है। आपने बात की कि 7 वार्ड काउंसलर है या फिर, तो फुलवारी शरीफ जो अभी भी देखते होंगे कि रिजर्व कोटा है लगभग,
और जितने भी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप ये भी जानते होंगे कि समाज सेवी का एक अलग चेहरा होता है। तो उस समाज सेवी के चेहरे को देखते हुए जो समाज में एक अलग मकाम रखता है, एक अलग पकड़ रखता है, तो समाज के लोग चाहते हैं कि वैसे लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें। मगर उनके पास अगर रिजर्व कोटा की वजह से उनके पास प्रतिनिधि की मार हो जाती है, प्रतिनिधि की कमी हो जाती है, तो भाई मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने जगह पे दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं ताकि फेस हम रहे और काम उनका रहे, काम उनका रहे, वर्क वो भी करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वार्ड पार्षद होते हैं दूसरे मगर काम करते हैं दूसरे, मगर चेहरा पब्लिक उनको देख करके देती है, लोग वोट उनको उनके द्वारा जो खड़े किए कैंडिडेट है उनको देख के नहीं, पब्लिक उनको देख के देती है, जो मतलब सोशल वेलफेयर और जो सोशल वर्किंग में ज़्यादा ये रखते हैं। तो इस पर आप आपसे सवाल करता हूँ मैं, ठीक है, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, नीतीश जी बैठ जाए हम काम करें, पॉसिबल है? नहीं है ना। वो हम वहाँ बात वो नहीं होता, यहाँ बात हो जाता है सीट की, आरक्षित और अनारक्षित। आरक्षित में भी जो है उनको सेलेक्ट किया बहुत सारे जगह पे महिला सीट है, बहुत सारे जगह पे मतलब दलित महादलित का ये आ जाता है, हरिजन कोटा है, तो वहाँ पे कैंडिडेट को वो लोग खड़ा करते हैं। हाँ, तो उसमें दिक्कत है, तो कैंडिडेट को काम करने दीजिए ना। वो तो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं करने देते हैं। इसमें कहीं पर लिखा, हम अगर मान लेते मैं हरिजन हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि इनको तरीका नहीं है काम करने का, इसलिए नहीं करने देते। गलत बात, यानी कि फिर आप पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं, पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम खड़ा नाम आपका, मगर पब्लिक तो वोट उन्हीं को देती है ना। नहीं, पब्लिक नहीं अभी वोट सिलेक्शन तो अब हुआ ना, वोटिंग तो अभी हुआ, 25 साल से तो नहीं हो रहा था। इसी का तो इसका फायदा अच्छा, मान के चलिए आपने जो कहा मैं उस चीज़ को मानता हूँ और ये चीज़ होना भी चाहिए, मगर अगर अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, फुलवारी शरीफ अगर खासकर वाइस चेयरमैन के जो सीट है वो अगर आरक्षित हो जाता है, मान के चलिए कि अगर दलित और महादलितों के कोटे में चला जाता है, हरिजन कोटा में चला जाता है, तो आप तो टाइट फेस हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फिर मैं अपना काम करता रहूँगा। मैंने कहा ना, मेरा विजन, फिर मैं वोटिंग तो दे रहा हूँ ना, मैं अपना वोट दूंगा उसको, लेकिन ये तो नहीं कहूँगा ना, उसको बैठा दूंगा, तुम हरिजन हो, तुम साइड में बैठ जाओ, भले तुम जीत जाओ, काम हम करेंगे, नाम हम अपना कराएंगे और साइन के लिए वाह वाह करेंगे। इसलिए तो काम नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ काम नहीं होने की वजह यह है, प्रॉक्सी चलती है, और जहाँ पे प्रॉक्सी चलेगी वहाँ पर आपका हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। कितने हमने बोला ना, बहुत सारे वार्ड्स में हम घूमे, इसी से मुझे मिलना था। मैं मज़ेदार बात देखिए, मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली मैंने झेला हुआ यहाँ आके। ये 2 साल जो हमने लगाए हैं यहाँ पर, मैं हर चीज़ों को खुद जाके मैंने फेस किया हुआ है। तो मुझसे कोई भी इस डिस्कशन में हमसे नहीं कर सकता है, डिस्कशन में जीत नहीं सकता। हाँ, हमने फील किया हुआ है, हमने खुद इसको महसूस किया हुआ है। मैं एक साहब के पास गया था यहाँ पे, हमको लगा कि वो शायद वार्ड काउंसलर होंगे। हमने नॉक किया उनको, बोला कि सर मुझे वार्ड काउंसलर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, नेताजी का घर वो वाला है। तो हम चले गए उनके पास, बैठे रहे, बात किया उनसे, काफ़ी बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। बाद में जब मैं वहाँ से गुजर के आया, बहुत मायूस होकर गुजर के आया, तो मैंने पूछा, यार ये सही में ये वार्ड काउंसलर है क्या? बोला नहीं यार, इनके कोई और वार्ड काउंसलर है वहाँ पे। तो ये होता है। तब आप बताइए क्या ये सही है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंप वैम्प भी लगवा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, और बहुत सारी जो लोगों की कमियां हैं उसको भी सुन रहे हैं, और एक ये कर रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ की जनता या फिर भारत की जनता बोल ले, आपको नहीं लगता है कि जैसे आजकल नेता लोग तेज हो गए हैं, इलेक्शन आता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करना शुरू हो जाते हैं, लुभावने वादे, और जो अपने और जो अट्रैक्ट करवाते हैं, वोट लिया, चुनाव जीता, पब्लिक जाए भाड़ में। तो आजकल की जनता भी आपको नहीं लगता है कि वैसे ही होगी कि आपसे अपना काम निकलवा लें, दवा ले ले, मेडिकल कैंप का मज़ा ले लें, मेडिकल कैंप का आपको जितना भी लाभ आप दिलवा रहे हैं वो ले ले, अब वोटवा किसी और को डाल दें? ऐसा भी तो हो सकता है, इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें फिर एक चीज़ है, आप समझिए, इसलिए मैंने क्या कहा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है मेरे लिए। और नेता जो कहते हैं, आप जिसको पॉलिटिशियन कहते हैं, वादा करते हैं ना, मैं वादा नहीं करता। वादा किया जाता है वादा खिलाफी करने के लिए, कमिटमेंट कीजिए। और सवाल ये भी उठता है कि अभी इलेक्शन का 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो अभी ही क्यों आप मेडिकल कैंप या फिर कोई भी? मैं तो 2 साल से लगा रहा हूँ कैंप, शायद आपने देखा। ये तो मैंने कहा कि लोग मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम जानते हैं। मेरा कैंप आज से नहीं, जब से मैं आया हूँ लगा रहा हूँ, और पहले भी लगाता था। मैं ये कैंप का सिलसिला सिर्फ मैं इंडिया में और फुलवारी शरीफ में नहीं कर रहा हूँ, मैं गल्फ़ में भी करता था, अपने जगह में भी करता था। और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या क्या करते हैं? मेरा नाम आ गया कि उताबिश हसनैन हमने लिख दिया, तो सबको पता चल गया। लोगों के गरीब बच्चों को पढ़ाना, हमारी एक टीम चलती है, हम जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को हम पिकअप करते हैं, उनको जॉब देते हैं। ठीक है, हमारा एक पूरा क्लब है, उस क्लब में हम अलग अलग, जैसे बेगर्स है, अब मैं चलता रहे तो बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, वो
फ़ोन करते हैं कि उनका पैसा नहीं है या किसी को ये करना है तो हमारी टीम जाती है, जाके वो पैसे दे देती है। मेडिकल और एजुकेशंस में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को दिखाते नहीं, अपना काम करते चुपचाप से चले जाते हैं। अच्छा, एजुकेशन की बात की तो क्या लगता है फुलवारी शरीफ में जो एजुकेशन का माहौल पहले और अब में फ़र्क है? आज यहाँ के बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं मगर गलत राह में ज़्यादा मतलब मुब्तला हैं और उसमें ज़्यादा डीपली चले जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आईटी वगैरह की तैयारी, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह की तैयारी करना, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। प्राइवेट इस कोचिंग या फिर प्राइवेट संस्थानों में मार सी हो रही है, देखते होंगे फीस को लेकर मोटी रकम वसूली जाती है। फुलवारी शरीफ में आप चाहते हैं कि कोई सरकारी संस्था हो जो जिसमें प्राइवेट जैसी व्यवस्था और जो भी उन फैसिलिटीज़ प्राइवेट जैसी मिले और यहाँ के भी बच्चे पढ़ें, ऐसा कुछ चल रहा है? आप रूड मत मानिएगा, आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है कि मैं 20 साल से बाहर नहीं रहा हूँ, आप 20 साल से बाहर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा सर। आप पूछिए कैसे? कैसे? फुलवारी शरीफ में हर वो चीज़ मौजूद है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और इसी को कहते हैं विजन। फिर मैं अपनी बात को बताता, ये जो इलेक्शन है मेरे लिए इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। मेरा एक विजन है, यहाँ पे एजुकेशन का हब बनाएंगे। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एजुकेशन का हब बनाएंगे, यहाँ पे हम हॉस्पिटल का हब बनाएंगे। अब ये कैसे होगा, इसका सारा ढांचा मैंने लिख के पूरा कमिटमेंट करके, मेरा पेपर अभी जो कमिटमेंट लेटर जिसको आप लोग कहते हैं कि वो घोषणा पत्र, मेरे लिए घोषणा पत्र नहीं है, कमिटमेंट लेटर मेरा बाहर आएगा। उस पर यह लिखा हुआ है कि ये काम हम 100% पूरा करेंगे, 90% भी नहीं, 100% पूरा करेंगे विद साइन और सिग्नेचर। अगर नहीं कर पाए हम यहाँ से अपने आप को वापस लेंगे, चेयरमैनशिप से वापस चले जाएंगे। अच्छा, मैंने कहीं आपके फेसबुक पे इंटरव्यू में देखा था, आपने इंटरव्यू में कहा भी है शायद किसी चैनल ने कि आप फुलवारी शरीफ के युवाओं को नौकरी भी देंगे। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के हद में या फिर उनके अंडर में नौकरी देने और लेने के, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, रोजगार पैदा करें। रोजगार तक तो ठीक है कि रोजगार के अवसर पैदा करवा सकते हैं, मगर ये नौकरी देने की बात, आपने शायद इंटरव्यू पूरा देखा नहीं मेरा, उसमें लिखा हुआ भी है मैं हर 6 मंथ्स पे मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ बुलाऊंगा। आपने मेरा सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था जब आपने मेरा ये इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कितने साल बाहर रहा हूँ। हमने यही अब मैंने क्या कहा था कि मेरा दिल और दिमाग अलग अलग जगह बटा हुआ था। ये स्केलेटन हमने तैयार की हुई है कि हाँ हर 6 महीना पे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी का मैं इंटरव्यू कर, देखिए चाहत होगी सब हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ 6 महीना पे आएगी, वो इंटरव्यू लेके जाएगी और अच्छे से अच्छे लड़के को। यहाँ मैंने देखा लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के बाहर जाते हैं, जबकि वीज़ा फ्री होता है, अकोमोडेशन फ्री होता है, लोगों को मालूम नहीं है। और एजेंट्स लोग जो हैं वो पैसा लेते हैं, बेचारे को लेके चले जाते हैं, लेके बाहर जाते हैं। हम खुद ही जब आए थे शुरुआत में तो हमने वो किया था, एग्ज़ाम्स दिए थे और उससे हम बाहर गए थे। हाँ अब जा जाकर MNC कंपनी आई यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, हर तरीके का जॉब है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सबके लिए। अब कोई स्वीपर है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, वो उसको बाहर जाना है, वो हमारे पास आएगा। अब ये मैं एज ए वाइस चेयरमैन नहीं बोल रहा हूँ, एज ए नॉर्मल पर्सन बोल रहा हूँ। हमसे कांटेक्ट करेगा, हमारे पास आएगा, बैठेगा, हम उसका CV बनाएंगे, हमारी टीम बनाएगी, उस CV को हम भेजेंगे बाहर, ठीक है। अब आप खुद सोच लीजिए, यहाँ वहाँ पे जाएगा वो, सिर्फ उसको कहेंगे कि तुम अपना हिंदी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी हम कोचिंग देंगे, कर लो। और जो मुस्लिम से वो अरबिक अगर जानते तो ठीक है, उर्दू जानते, और जो अपने नॉन मुस्लिम्स भाई या जो भी हो गए जिनके इतनी उर्दू साफ उनको बोलें थोड़ा बहुत क्लीन कर लो, बाहर जाएंगे। मिनिमम सैलरी गल्फ़ कंट्री में या ओवरसीज़ में जो है वो 1000 दिरहम से 800 दिरहम होती है। यानी कि 800 दिरहम अगर आप रखें तो 1 दिरहम का 20 रुपया होता है, मतलब 16,000 प्लस खाना रहना ईजिली मिल जाएगा सर। मैन पावर का भी काम आप करें? मैन पावर का नहीं, मैन पावर का नहीं, ये फ्री होगा, उनका वीज़ा हम देंगे। हमारी से आप डायरेक्ट आप उनको ये, वो कंपनी से मेरा कांटेक्ट रहेगा, वीज़ा हम देंगे, वीज़ा का पैसा हम देंगे, वो जाएंगे वहाँ पे जॉब करेंगे, यहाँ तक कि अगर रिहाइश भी मेरी वहाँ पे उन लोगों के लिए हम करके देंगे, क्योंकि हमें पता है हमने अपना वक्त गुजारा है वहाँ, सब सिस्टम से होता है, सिर्फ वहाँ भी लोगों की ज़रूरत है काम करने की, लेकिन यहाँ से अच्छे लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग नहीं जा पाते हैं। जाने को हम करते, सब कुछ बना हुआ है, हॉस्पिटल है, मैं अभी एक क्लिनिक बनाऊँगा यहाँ पे ईसापुर में, मेरा घर है, ददियाली घर है, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, उसको मैंने अभी रिनोवेट किया, पापा ने रिनोवेट किया हुआ है। उसमें डेंटल की जो फ़ीस होगी वो 50 रुपये होगी, मैं रिपीट, डेंटल की फ़ीस 50 रुपये की होगी, जिसमें MDS डॉक्टर बैठेंगे। वो डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि नहीं तुम 75 रखो, हमने कहा था सर 75 रुपीज़ रख देते हैं, मैंने कहा नहीं यार 50 रुपये रखो, मेरी फ़ीस से क्या हम कम कर देंगे। और 50 MS सर्जन वगैरह आएंगे, उनकी फ़ीस सिर्फ 150 रुपीज़ रहेगी। जो सोच है आपकी अच्छी है। और एक चीज़ ये भी बताइए कि जितनी बात आप कर रहे हैं हॉस्पिटल डालने की, युवाओं को नौकरी देने की, ये मतलब
चुनावी कुछ चुनाव का माहौल है और उपसभापति के कैंडिडेट तो लोगों को लुभाने और ये करने के लिए तो नहीं ना दे रहे हैं। नहीं, मेरा कमिटमेंट लेटर मैंने अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर ही रहा हूँ। हमने कहा ना कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, धीरे धीरे देखिए पता चल जाएगा लोगों के मेरा मकसद क्या है, क्या है। आपको पता चला तभी आप मेरे पास आए। इससे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या है, कैसे। अभी मैं यूथ का जो है, जितने भी यहाँ यूथ हैं उनकी एक टीम बनाऊंगा। क्योंकि पढ़े बहुत सारे लड़के को देखा मैंने, वो कोई बीटेक किया हुआ है, कोई जो है ग्रेजुएशन बीकॉम किया हुआ है, उनके साथ मैं बैठूंगा। चुनाव को आप रहने दीजिए साइड में, वो कौन जीत रहा है, मैं जीता, मैं हार गया, इससे कोई मतलब नहीं है। बैठेंगे आप, फुलवारी मुझे सिर्फ 2 साल दे दीजिए। 2 साल में फुलवारी ये जो है मैं लिख के देता हूँ, उसको नहीं अगर चेंज कर पाया तो फिर आप बताइएगा। सक्सेस यहाँ पर है, हर चीज़ है सर, लोग करना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता, मौका की तलाश है लोगों को, और मौका हम ही लोग देंगे। आप जैसे, हम जैसे आदमी, अभी आपका चैनल है, आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है कि नहीं? होती होगी, आप लाएंगे ना। एक आदमी को नौकरी देगा, उससे चेन बनता है। ईच वन टीच वन जैसे होता है ना, उसी तरीके से आपने कंपनी, अभी वैसे छोटी सी कंपनी मैंने फॉर्म की, उसमें मैंने 4 आदमी को रखा। किसी के घर पे है, फिर डॉक्टर्स हैं, उनको चाहिए लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, उनको हमने दिया। इसे स्प्रेड कीजिए मार्केट में कि जॉब है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेड्स हैं, मेड है घर पे। सबसे बड़ा सवाल, सॉरी काट, मैं बेगिन यहाँ बंद कर दूंगा। जो भीख मांगते हैं ना लोग, वो एक प्रोफेशन बन गया है। अब सुबह आप 8 बजे 7 बजे आ जाइए, जुमा के दिन 7 बजे से 8 बजे से लोग मांगना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, ठीक है, मेरा पैर कटा हुआ है, मेरे पैर में चोट लगी, हम काम नहीं, काम बोलते, उनसे तुम काम क्यों नहीं करते हो? ये लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ये पॉसिबल हो? क्यों नहीं पॉसिबल? इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, दिल होना चाहिए और आदमी जज्बात होना चाहिए। गांधी जी अकेले आ गए थे। कहा जाता था कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि सन नेवर यूज्ड टू सेट इन द वर्ल्ड। अंग्रेज़ कभी, उनके यहाँ ये सन सेट नहीं होता था, उन्होंने हटा दिया ना। उनका विल पावर, सब विल पे होता है। आप विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, लोग आपका साथ देंगे, सच्चाई का लोग साथ देते ही हैं। एक चीज़ और, बहुत ही खास सवाल, उपसभापति के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एज फुलवारी के सिटीजन, आप अपने आप को छोड़कर, फुलवारी शरीफ के उपसभापति के कैंडिडेट है, चेयरमैन के कैंडिडेट है, चेयरमैन में आपको सबसे बेहतरीन चेहरा कौन नज़र आता है फुलवारी को, जो आगे की ओर ले जा सके? और अगर फुलवारी शरीफ में आपके अलावा अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिले कि आप अपने अलावा किसी दूसरे को, तो किसे चुनेंगे? सर देखिए, वाइस चेयरमैन में मुझे 2 आदमी बहुत अच्छे लगे, जो मेरे मिजाज के इसके, एक मिस्टर नौशाद आलम हुए, उनसे मेरे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, उनका विजन भी मुझे अच्छा लगा। ही इज़ अ यंग गाय, बहुत एनर्जेटिक लगे, टू द पॉइंट बात करने की, उनका भी एक विजन है। देखिए, दिल के अंदर मैं किसी का जा नहीं सकता, कोई हनुमान नहीं होगा चीर फाड़ दूंगा, अपना घर फाड़ के दिखा दूंगा कि मैं ये हूँ। उनकी बातों से मुझे अच्छा लगा, ही इज़ अ विजनरी मैन। और एक शब्बीर साहब भी हुए, शब्बीर अनवर, उनसे भी मैं मिलता रहता हूँ, उनका भी विजन अच्छा लगा मुझे। और इनमें से जो मुलाकात हुई थी मेरी अपना वाइस चेयरमैन में, और एक डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनसे मेरे फ़ोन पे बात हुई, फेस टू फेस अभी बात नहीं हुई। और चेयरमैन में देखिए, चेयरमैन में जो मुझे लगा वो देवेंद्र प्रसाद लगे, लुक्स टू बी गुड, उनका भी एक विजन है। प्लस वो भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे सब तो पढ़े लिखे ही है, लेकिन उनका विजन मुझे अच्छा लगा। और इनसे हम अपने इसमें देखा जाए वाइस चेयरमैन में, अभी कुछ दिन के बाद मेरी इनसे मंसूर साहब से भी मेरी बातचीत हो वही, मैं अपने जो नईम नेता सर हुए वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो मैं जाता रहता हूँ उनसे, गोट का, मैं बकरी का दूध लेता हूँ उसके लिए, तो उनसे हेल्प करने की वजह से अच्छे लगे? नहीं, उनकी बातों से मुझे अच्छा लगा। हेल्प हर कोई मुझे हेल्प करता है, मैं किसी का हेल्प कर देता हूँ, वो हेल्प कर देता है। हम पॉलिटिक्स की बात कभी नहीं करते, जब हम जाते रहते हैं काम करने के लिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। बोलते हैं यार बंदा अच्छा, बातों बातों से पता चल जाता है। सर एक चावल जो बनाते हैं ना लेडीज़, तो उसमें एक दाना उठाती है ना, पता चल जाता है चावल बना के नहीं। तो आदमी को देख के उससे जब बात आप कीजिएगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि आदमी का विजन क्या है। पर्सनली बताऊँ या हम ये कहेंगे तो हाँ, शब्बीर अनवर साहब मुझे अच्छे लगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। नौशाद आलम से उनके वेट है, देवेंद्र साहब भी अच्छे लगे। और प्लस मैं खुल के बोलता हूँ, देखिए सच्चाई से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मुझे अच्छी हो सकता है किसी और को अच्छी नहीं लगना। आपने मुझसे अपना पर्सनल बोला तो इसलिए मैंने बता दिया। और अब अंसारी साहब से और भी जो चेयरमैन लोग खड़े और उनसे इंशाल्लाह ताला मीटिंग होगी। आफ्ताब साहब से भी बातें हुई, पर अब उनके बारे में क्या बोला जाए। तो भाई साहब हमारे साथ में जनाब ताबिश हसनैन साहब थे, जिन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया, और ख़ासकर फुलवारी शरीफ के विकास को लेकर जो इनका जो एक सपना है, मिशन है, हम दुआ करेंगे कि आने वाले चुनाव में वोट मिले, जीते, और ऐसे कैंडिडेट जीत के आने चाहिए। और जितने भी उम्मीदवार हैं सबको हमारे तरफ से आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं, मगर जो अच्छे कैंडिडेट हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए, ताकि फुलवारी का जो एक विकास जो शायद लोगों के हिसाब से जो रुका पड़ा हुआ है, नहीं हो पाया है, वो कंप्लीट पूरा हो, ताकि फुलवारी शरीफ और आगे बढ़ सके। तो अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, और फुलवारी शरीफ के विकास के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है।